हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ब्लॉक थ्योरम का जो प्रूफ है वो करेंगे। तो ब्लॉक थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कर लिया था, और जो स्टेटमेंट था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से था कि जो एक आइगन फंक्शन होता है, आइगन फलन साई आर, वो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं टू पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ऐसे इसका एक दूसरा फॉर्म था, वो ऐसा लिखा था हमने कि साई आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर जो होता है वो होता है टू पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर, और ये है साई आर। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके दो फॉर्म थे। ये ब्लॉक थ्योरम के स्टेटमेंट थे। तो या तो आप ये प्रूव कर लो या ये प्रूव कर लो। जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करते हैं मतलब समझ में आ गया कि ब्लॉक थ्योरम प्रूफ हो गया है ना, प्रूव हो गया उसका। तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन और ये जो सारा पूरा कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के आइगन फंक्शन, हैमिल्टोनियन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे न्यूटन के इक्वेशन होते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर के इक्वेशन होते हैं। ये श्रोडिंगर का इक्वेशन हम लोग वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा डिटेल में, एक दो यूनिट के अंदर पूरा डिटेल में इसको ही पढ़े हैं। तो जिसने वो नहीं पढ़ा बता है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन का कैसा होता है फॉर्म। बाकी पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स पूरा इसके आसपास ही चलता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है वो ऐसे होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसा होता है -h²/2m। अगर वन डायमेंशन में बात करें, एक विमीय में, तो ये होता है जैसे, वैसे तो डेली स्क्वायर साई होता है ऐसे, लेकिन वन डायमेंशन में बात करें तो ये जो डिफरेंशिएशन, डेली स्क्वायर का मतलब होगा डिफरेंशिएशन, अवकलन, तो x के रिस्पेक्ट में होगा ये साई dx², ऐसे होगा। x वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो x आ गया यहाँ पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई साई x, ऐसे होता है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, h²/2m d² साई x dx², v को इधर ले गया तो e - vx हो गया साई x। ठीक है, क्लियर? आगे चलिए, पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। ये 2m h² उधर चला जाएगा तो d² साई x अपॉन dx², ये 2m अपॉन h² नेगेटिव भी इधर ले गया तो ये बचा e - vx साई x, ऐसा है। ठीक है, आगे देखिए, उसको इधर लेके आया तो d2 साई x अपॉन dx² प्लस इसको इधर लेके आया तो 2m/h² e - vx साई x इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया अपने को। तो हम लोग वैसे तो श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो आप। तो देखिए ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर का समीकरण है। अब श्रोडिंगर का समीकरण है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लगा सकता हूँ। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि जो विभव है, पोटेंशियल है, वो v, वो कैसा है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। तो विभव आवृत्ति विभव है, यहाँ विभव आवृत्ति विभव है, here potential is
पीरियोडिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज पीरियोडिक पोटेंशियल। और पीरियोडिक पोटेंशियल है तो पीरियोडिक पोटेंशियल का ऐसे होता है कि जैसे वी एक्स पर जैसा है वी एक्स प्लस एन ए पे भी वैसे ही होगा। आई बात समझ में? वी एक्स पे जैसा है वी एक्स प्लस एन ए पे भी वैसा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, वी एक्स पे इक्वल टू वी एक्स प्लस एन ए। पीरियोडिक पोटेंशियल का सॉरी हाँ मैंने बताया नहीं कैसे क्या। देखो सुनो, इसको हटाओ अभी दिमाग से, इसको निकाल दो। वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, वन डायमेंशन। तो सिंस अपने को एक चीज़ पता है कि जो टी होता है वो टी क्या होता है एन ए प्लस एन एल एम, कुछ भी लिख सकते हो, बी एम सी, ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके से टी वेक्टर को लिखते हैं हम लोग। टी वेक्टर को ए बी सी अलग अलग तीन डायरेक्शन होती है उनके अंदर। अब देखिए अगर वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन में ये एक्स डायरेक्शन के लिए बस ये इतना लिख दो। तो फॉर वन डी टी वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा एन ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल अपना यहाँ पे विभव जो है पीरियोडिक पोटेंशियल है। तो देखिए विभव पीरियोडिक पोटेंशियल है तो जैसे आर वेक्टर होता है तो उसका क्या होता है आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर होता है। लेकिन हम लोग एक डायरेक्शन में बात करें, वन डी में बात करें, तो आर की जगह तो एक्स आ जाएगा, आर की जगह तो एक्स आ गया और एक्स और टी की जगह क्या आ गया एन है। ठीक है, तो ये वन डी के लिए हो गया फॉर वन डी, फॉर वन डायमेंशन। ठीक है, ये सिंपली ये हो गया। अब देखो ये चीज़ आ गई कि हमारा ये है श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है। दूसरा पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसको वन डायमेंशन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक आर की जगह तो एक्स लिख दिया, टी जो है वन डायमेंशन में एन ए के बराबर ही होता है तो एन ए के बराबर लिख दिया ऐसे, तो आर को एक्स लिख दिया, टी को एन ए लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। इसको सोल्व करेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अरे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, तो इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे। दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक साई वन हो सकता है, एक साई टू। तो देखो समीकरण एक, इसको छाप लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इक्वेशन वन इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैसे? सॉरी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो इसके दो हल होंगे। तो इसके दो हल है, इसके हल समीकरण एक के हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, साई वन एक्स मान लो और एक साई टू एक्स, दो सॉल्यूशन मान लिए, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन वन। दो सॉल्यूशन आ गए। इन सॉल्यूशंस के फॉर्म में एक जनरल सॉल्यूशन भी लिखते हैं हम लोग, एक सामान्य हल भी लिखते हैं। इसका सामान्य हल देखो ऐसा लिख सकते हैं, सामान्य हल, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। सामान्य हल ऐसे लिखते हैं, साई एक्स दोनों के योग से मिलता है और वो इस तरीके से मिलता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ए से साई वन एक्स प्लस बी साई टू एक्स। मतलब इसका दो सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन जो ओवरऑल बात करें तो एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है, एक सामान्य हल बोलते हैं जिसको, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है अपने को, दोनों के कॉम्बिनेशन से। इस तरीके से ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अभी इसको इक्वेशन नंबर कुछ लिख दो 2, इसको कॉपी कर लेना पॉज करके, आगे चलते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन लिख दो आप, इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब देखो यहाँ पर कुछ लॉजिकल चीज़ें लिखूंगा मैं, ऐसा है x पे ऐसा है तो x प्लस एन ए पे कैसा होगा? x प्लस एन ए स्थिति पर
सामान्य हल। जनरल सॉल्यूशन एट पोजीशन x प्लस एन ए। एक्स प्लस एन ए पे जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो ऐसा आएगा, साई एक्स प्लस एन ए, ये आएगा ए साई 1 एक्स प्लस एन ए प्लस बी साई 2 एक्स प्लस एन ए। ठीक है, अरे x प्लस एन ए पे पोजीशन पहले x पे था तो x प्लस एन ए पे, तो x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x प्लस एन ए, एक्स प्लस एन ए, एक्स प्लस एन ए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब एक और चीज लिख रहा हूं, समझना। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है किसी भी जगह पे। मतलब आप कहीं किसी भी जगह पर अगर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप उसको साई 1 एक्स और साई 2 एक्स के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, साई 1 एक्स और साई 2 एक्स के टर्म में। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, कांस्टेंट तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन किसी भी जगह पर आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन कैलकुलेट करना तो वो साई 1 एक्स और साई 2 एक्स के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब देखना, ये तो जनरल सॉल्यूशन आया x प्लस एन ए पर, x प्लस एन ए पर साई 1। देखो साई 1 अगर मुझे कैलकुलेट करना x प्लस एन ए पे, x प्लस एन ए पे साई 1, तो साई 1 जैसे साई को इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं, वैसे साई 1 को भी इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि साई 1 x प्लस एन ए पे कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना बात को। यहां तक हो गया इक्वेशन नंबर 3। इस लॉजिक को समझना, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हम लोग ये बोले किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पर अगर आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना तो उसको साई 1 एक्स और साई 2 एक्स की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो मुझे साई 1 एक्स प्लस एन ए पे कैलकुलेट करना है, तो साई 1 एक्स प्लस एन ए पे कैलकुलेट करना है तो उसको भी साई 1 एक्स और साई 2 एक्स के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। साई 1, इसको भी आप साई 1 एक्स और साई 2 एक्स की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा 1 लिख दो और अल्फा 2 लिख दो, ऐसा। इसी तरीके से x प्लस एन ए पर इसी प्रकार सिमिलरली x प्लस एन ए पे साई 2 एक्स प्लस एन ए भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस पोजीशन पे साई 2 एक्स प्लस एन ए, और ये भी क्या कर सकते हो, साई 1 एक्स की टर्म में और साई 2 एक्स की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ कांस्टेंट आएंगे वो डिफरेंट ले लो, जैसे यहाँ पे कुछ बीटा ले लो, बीटा 1 और बीटा 2। क्लियर है। ये इस तरीके से इसका लॉजिक सेट किया हमने 4 और 5। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। वापस से यहां से बता रहा हूं। देखो पहली चीज तो दो सॉल्यूशन माने साई 1 और साई 2, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो साई 1 और साई 2 के कॉम्बिनेशन से बना लिया, ये दो को कांस्टेंट ले लिया। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि x प्लस एन ए पर अगर मेरे को साई x कैलकुलेट करना हो तो x की जगह x प्लस एन ए रख दिया, x की जगह x प्लस एन ए, x प्लस एन ए। क्लियर है। अब मुझे x प्लस एन ए पे साई 1 चाहिए और x प्लस एन ए पे साई 2 भी चाहिए, तो साई 1 और साई 2 चाहिए x प्लस एन ए पे, तो कोई भी सॉल्यूशन को साई 1 और साई 2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो साई 1 को भी साई 1 और साई 2 की टर्म्स में लिख दिया, साई 1 साई 2 की टर्म्स में लिख दिया, इन दोनों के टर्म्स में लिख दिया, ये आ गया जो भी था। इसमें बस कांस्टेंट a और b की जगह हमने अल्फा 1 अल्फा 2 और b1 बीटा 1 बीटा 2, कांस्टेंट तो डिफरेंट होंगे ही, क्योंकि अलग चीज कैलकुलेट करें तो कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगे। ये ऐसा आ गया इक्वेशन 4 5 2, ये सारी इक्वेशन आ गई। अब देखो साई 1 एक्स प्लस एन ए, साई 2 एक्स प्लस एन ए, ये वाली चीजें मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 में 4 और 5 से वैल्यू रखें, तो बाई इक्वेशन 3 4 5, देखो बाई इक्वेशन 3 4 5, बाई इक्वेशन 3 4 एंड 5 क्या आएगा, साई एक्स प्लस एन ए, यहाँ पे आएगा कैपिटल A, और साई 1 एक्स का वैल्यू ये होता है अल्फा 1 साई 1 एक्स प्लस अल्फा 2 साई 2 एक्स, ठीक है, प्लस B साई 2 एक्स प्लस एन ए, साई 2 एक्स प्लस एन ए का वैल्यू ये रख दो, ये बीटा 1 साई 1 एक्स प्लस बीटा 2 साई 2 एक्स,
ठीक है, क्लियर, ये आ गया। अब देखिए इसमें साई एक्स प्लस एन ए जो आया, ये क्या मिला, इसमें देखो इसको ओपन करेंगे तो ए अल्फा वन साई वन एक्स आएगा, यहाँ से बी बीटा वन साई वन एक्स, तो इसमें भी साई वन एक्स आएगा, इसमें भी साई वन एक्स, तो इसमें तो है ए अल्फा वन, उसमें आएगा बी बीटा वन, और दोनों में आएगा साई वन एक्स, तो साई वन एक्स को ले लिया मैंने बाहर, एक साथ कर दिया मैंने, एक स्टेप और आता है, इसको ओपन करते, इसको ओपन करते, फिर ऐड करते, मैं डायरेक्ट कर दिया इसको और इसको, इसमें साई वन एक्स दोनों में कॉमन आ गया, इसमें ए अल्फा वन और इसमें बी बीटा वन आ गया। ऐसा इन दोनों के लिए कर लो, ए अल्फा टू यहां से आएगा, ए अल्फा टू, ए कैपिटल ए सॉरी, ए अल्फा टू, और यहां से जो आएगा, यहां से आएगा बी बीटा टू, बी बीटा टू, बी बीटा टू साई टू एक्स आ गया वैसे, ठीक है। ये एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये x प्लस एन ए पे जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दो। देखो थोड़ा सा आइगन फंक्शंस और इन सॉल्यूशन, इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो इनमें कुछ मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता कि इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, और वो लॉजिक मैथमेटिकली और फिजिकल इंपॉर्टेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए निकाले जाते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर एक लॉजिक और निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना, एक लॉजिक और देखेंगे हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया साई एक्स प्लस एन ए, साई एक्स प्लस एन ए मतलब x प्लस एन ए पोजिशन पर हम लोगों को फंक्शन मिल गया, आइगन फंक्शन ये मिल गया, और साई x पे ये था, ठीक है। तो x प्लस एन ए पे कुछ मिल गया और x पे कुछ मिल गया, ऐसा। अब ऐसा है कि ये जो इसका कांस्टेंट है a, और यहां से इसका कांस्टेंट आया ये साई वन का, और इसमें साई टू का कांस्टेंट है b, और इसमें साई टू का कांस्टेंट है ये, तो ऐसा बोला जाता है कि इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, इसके कांस्टेंट में और उसके कांस्टेंट a में, इसके कांस्टेंट और उसके कांस्टेंट b में, इनमें कुछ कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे देखा गया। नियतांकों के मान इस प्रकार होने चाहिए, constant should be like this, constant, the value of constants, the values of constants should be like, कैसे होने चाहिए, इस तरीके से कि ये जैसे यहाँ का कांस्टेंट है ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, ये वहां पर ए है तो ए के साथ में कुछ कैसा कुछ कनेक्शन होना चाहिए, और कोई कनेक्शन, मान लो कोई कांस्टेंट कुछ भी ले लिया मैंने, लेमडा ले लिया इसको। इसी तरीके से ये जो है ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू, ये भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसका भी कुछ जैसे लेमडा बी के साथ में कनेक्शन है इसका, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसको मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसको ए को इधर ले आऊँ तो इसमें और इसमें ये दोनों में ए कॉमन आएगा, तो अल्फा वन माइनस लेमडा बचेगा, और इसमें हो गया बी बीटा वन इक्वल टू 0। इसको कुछ इक्वेशन नंबर 7 कर दो, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है ये ऐसा है, तो इसमें इन दोनों में b इधर है तो इसको b को इधर ले आओ, तो a अल्फा टू और b कॉमन लिया तो बीटा टू माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डिटरमिनेंट फॉर्म में। समीकरण 7 व 8 को सारणिक रूप में लिखने पर, देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये इन दोनों को कैसे लिख सकते हो, ए और बी की टर्म्स में दो इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं मैं, अल्फा ये वाला है
अल्फा 1 माइनस लेमडा बीटा 1, इसमें अल्फा 2, इसमें बीटा 2 माइनस लेमडा, और इसको ऐसे लिख दूँ ए बी इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वापस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वापस से दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। तो ये ऐसा है। अब देखो ए और बी तो 0 हो नहीं सकते, तो इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो देखो क्या आएगा, अल्फा 1 माइनस लेमडा माइनस नहीं है, बीटा 1 ही है, सॉरी माइनस तो है नहीं, ये बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2 माइनस लेमडा, ये क्या होगा 0 होगा, और ये 0 होगा तो क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा 1 माइनस लेमडा बीटा 2 माइनस लेमडा माइनस बीटा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 1 बीटा 2, इसको मल्टीप्लाई लेमडा अल्फा 1 लेमडा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा बीटा 2 और माइनस 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 लेमडा स्क्वायर माइनस बीटा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 0। क्लियर? आगे चलिए, लेमडा स्क्वायर, इन दोनों में लेमडा कॉमन आ जाएगा तो माइनस लेमडा कॉमन ले लो, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ये एक द्विघात समीकरण मिल गया, ऐसा क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ये द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। टाइम देख लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करेंगे। टाइम अपने पास में बहुत कम बचा है, तो इस लेक्चर के अंदर भी होगा नहीं है, तो हम लोग इसको आगे वाले पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बार इसको रिकेप कर देता हूँ, क्या क्या किया हमने, एक बार समझ लो, पॉज करके इसको तो कॉपी कर लेना, एक बार समझ लो क्या किया हमने। थोड़ी सी देखो लॉजिकल चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहाँ से उठा के वहाँ रख दोगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसा होता है, इसी को सोल्व करते हुए लेके आए, तो इसका डिफरेंट फॉर्म ऐसे निकाल लिया हमने। अब हमने बोला कि जो अपना पोटेंशियल है V, ये कैसा आवृत्ति विभव पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल को लिखने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया कि T जो होता है ना, T ट्रांसलेशनल वेक्टर, उसको ऐसे लिखते हैं 3 डायमेंशन में, लेकिन 1 डायमेंशन की बात करूँ तो केवल ये x वाला आएगा, ये y वाला है, ये z वाला एक तरीके से, तो ये x वाला आएगा तो Na के बराबर आ जाएगा T। अब T Na के बराबर आ जाएगा तो 3 डायमेंशन में तो ऐसे होता है, पीरियोडिक पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं VR वेक्टर इक्वल टू VR वेक्टर प्लस T वेक्टर। 1 डायमेंशन में करेंगे तो R की जगह तो x आ जाएगा, तो R की जगह x आ गया, R की जगह x आ गया, और T की जगह Na कर दिया, ये आ गया, तो विभव ऐसा आएगा। अब देखो पोटेंशियल आ गया। अब ये बात करें कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, सॉरी द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, तो द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के जो सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, एक psi1x ले लिया, एक psi2x ले लिया। चलो psi1x2 और psi1x और psi2x लिया, तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो दोनों के कंबाइंड फॉर्म से मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, ये पैटर्न है, ऐसा हो गया। अब मुझे x पे तो पता है, x प्लस Na पर अगर यही सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो जनरल, तो x प्लस Na कर दो x की जगह पे, ये आ गया। इसके बाद में हम लोगों ने बोला कि कहीं पर भी अगर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो तो उसको psi1 और psi2 दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, psi1x और psi2x। तो अगर मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है psi1 का x प्लस Na पे, तो उसको भी psi1x और psi2x के टर्म्स में लिख सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू बदल जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 कर दिया, कुछ भी लिख दो, अल्फा 1 अल्फा 2 कर दिया। इसी तरीके से psi2 के लिए करेंगे तो बीटा 1 बीटा 2 कर दिया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे पुट किए, तो ये कुछ इस तरीके से मिला, ऐसा। अब हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन मिला, ये ऐसा ही जनरल सॉल्यूशन पहले मिला था, उसमें कांस्टेंट a था और इसमें b थे। तो हम लोगों ने ये आइडिया लगाया यहाँ से कि ये और इस कांस्टेंट का उस कांस्टेंट का कोई रिलेशन होगा, इस कांस्टेंट का उस कांस्टेंट का कोई रिलेशन होगा। तो रिलेशन हमने कुछ इस तरीके से बनाया कि ये इस कांस्टेंट a, जो पहले कांस्टेंट था a, इसके साथ में इस तरीके से कनेक्टेड है कि लेमडा से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है। अब ये आया और दोनों को ऐसे किया, तो इन दोनों से 2 इक्वेशन मिले, और इन दोनों इक्वेशन से हमने ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेट किया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों को पता चला कि मैट्रिक्स 0 होगा, क्योंकि ये तो a और b तो 0 नहीं हो सकता ना, a b 0 होगी तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट 0 किया तो हमने, ये एक इक्वेशन मिल गया, ये
ये इक्वेशन अब आगे काम में लेंगे, इससे किस तरीके से। अभी तक हमारा ब्लॉक थ्योरम पूरा कंप्लीटली प्रूव नहीं हुआ है, अभी तो आधा पहुँचे हम लोग, ठीक है। अब ब्लॉक थ्योरम की आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 9 कर देता हूँ मैं। ये इक्वेशन नंबर 9 है, तो इसकी जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।